नमस्कार। मैं बैठा हूँ बीएचयू के सर सुंदर लाल हॉस्पिटल में, जहाँ पे यहाँ के एक प्रोफेसर हैं और विभागाध्यक्ष भी हैं डॉक्टर ओम शंकर जी, जो 18 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बीएचयू हॉस्पिटल एक बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। बहुत सारे लोग कई राज्यों से, कई जिलों से लोग यहाँ पे आते हैं अपने इलाज के लिए। कई तमाम तरीके की जो बीमारियां हैं, हर बीमारियों का इलाज यहाँ पे होता है। लेकिन कुछ हॉस्पिटल में जो कुछ गड़बड़ी चल रही है, सीटों को लेके, बेडों को लेके, और कुछ ये भी खबर मिली है कि जो लोग जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है वो अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। इन चीज़ों को लेके डॉक्टर ओम शंकर जी यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और 18 दिनों से आमरण अनशन पर है। पर अभी तक कुलपति के तरफ से या कोई भी ऐसा विशेष दस्तावेज या कोई विशेष आश्वासन नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये लगातार आमरण अनशन चल रहा है। यहाँ तक कि नोटिस भी दी गई कि आपको विभागाध्यक्ष से हटाया जा रहा है। शायद बाद में उसको फिर वापस नोटिस हो गई आपको। अच्छा, वो नोटिस वापस नहीं हुआ, अभी भी वो नोटिस है। और एक नोटिस ये भी जारी की गई है कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो, ये आप कारण लिख कर बताइए। हम बात करेंगे कि आखिर देश में 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीजेपी के जो भी नेता लोग हैं कहते हैं कि देश में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें देश में कैसे निकल के आ रही हैं, जिसकी वजह से 18 दिनों से लोग केवल पानी पीकर आमरण अनशन करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। ऐसे क्या कारण है कि हर किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई अनशन, कोई ना कोई आंदोलन चल रहा है? क्या सरकार इस इन चीज़ों को काबू कर पाने में सक्षम नहीं है, या मुद्दे कुछ और हैं, या मेन मुद्दों से भटकाया जा रहा है? सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे सर से और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा घटनाक्रम क्या है। सर, मैं यूट्यूब से हूँ, स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूँ। मुझे जब मैं सुना कि यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, मैं बिहार में था, चुनाव को कवर कर रहा था। मैं दिल्ली रहता हूँ, वहाँ से फिर मैं आया हूँ आपसे इन मुद्दों को जानने के लिए। सर, क्या शुरू से मुद्दे क्या हैं, मैं जानना चाहता हूँ। सबसे तो आपसे बात करने से पहले आपके माइक को देखकर मुझे दिल को बहुत सुकून आया। जो आपने नाम रखा है द सोशल राइट्स, जी। एक्चुअली आप ही का आंदोलन कर रहा हूँ। हाँ। जो आप कर रहे हैं उसी का वास्तविक रूप धरातल पे क्या होना चाहिए। समाज की आवाज़ कहाँ गायब हो गई है, उस आवाज़ को वापस नेताओं तक पहुँचाना, नीतिकारों तक पहुँचाना और उसको नीतियों में अवतरित करके आम जनता के दुख, जो दर्द है उसको दूर करने की एक प्रयास है। पहले मैं अपने आप को आपके बारे में बता देता हूँ कि मैं हूँ कौन। वैसे तो मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अभी भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। उससे एक और जो पहचान है वो ये है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी इस्टेब्लिश करने से आज तक के मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो अपग्रेड करने के लिए, ये मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे प्रयासों के बाद कर मैं लागू आपके बारे में करवाई। देख जी रहा, पढ़ जी रहा था, तो जी मैंने जी 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 तो आप देखे होंगे तो एंजियोप्लास्टी जो करवाई थी तो वो भी एक अलग एक लड़ाई था, जहाँ पर कि अल्टीमेटली एक अ, दो टूक नाम को पहले हिंदुस्तान में एक अखबार आता था कि पहले एंजियोप्लास्टी से लेकर कंक्लूजन तक जो शुरू हुआ था, उन्होंने एक छोटी सी दो टूक करके छपती थी, जिस उसमें लिखा था कि मानव जज्बे के डॉक्टर ओम शंकर को सलाम, कम अन्ना से कमतर नहीं था डॉक्टर ओम शंकर का सत्याग्रह। उस समय छपा था जब अन्ना आंदोलन हो रहा था, तब हमने शुरू की थी। दूसरा जो मैं वो हूँ जो स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार की लड़ाई इस देश में लड़ता हूँ। स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार इस देश को जरूरी क्यों है और क्या उसके बगैर विकास नहीं हो सकता? ये प्रश्न बहुत ही गंभीर है जिस पर हम लोग बैठ कर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कोई भी, ये अंतिम चरण के बस बहुत ही नज़दीक 2-3 दिन पहले तक हम पहुँच गए हैं चुनाव के, लेकिन ये किसी भी गंभीर राजनेताओं के द्वारा इस पर चर्चा नहीं हुई। और यही मेरा इसलिए हम लोग
ये आंदोलन कर रहे हैं कि कम से कम पक्ष और विपक्ष चाहे जो भी हो, इनके बीच में एक मुद्दा हो, और वो मुद्दा है स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, एक बात जानना चाहता हूँ सर, ये जो स्वास्थ्य को लेके आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या-क्या गड़बड़ियाँ हैं इसमें? किन मुद्दों के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं? हाँ, वही मैं बता रहा था कि मेरे जो पूरे आंदोलन है वो 3 हिस्सों में आप उसको बाँट सकते हैं। पहला हिस्सा जो है वो पूरे देश के लिए है, दूसरा हिस्सा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए है, और तीसरा यहाँ के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जो है उससे संबंधित है। पूरे देश के लिए हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मनुष्य जो सबसे अद्भुत रचना है इस प्रकृति की, और मनुष्य हो या कोई भी चीज़, जैसे मिट्टी होती है, उसका कोई शेप नहीं होता, और जब उसको आप शेप दे देते हैं तो वो अनमोल हो जाता है। वैसे ही मनुष्य है, जिनके जो पैदा लेता है और उनके पास अगर शिक्षा नहीं है तो वो मिट्टी के समान होता है, और जब आप उसको शिक्षा दे देते हैं, क्वालिटी एजुकेशन और इक्वल एजुकेशन, तो वो हीरे की समान हो जाता है, यानी अद्भुत हो जाता है वो। तो उसके लिए शिक्षा के महत्व को जानना ज़रूरी है। ना सिर्फ ये आपको स्वावलंबी बनाता है, बल्कि आपको सच और झूठ को पहचानने की एक दिव्य दृष्टि भी पैदा करता है, जो सही और गलत के बीच में विभेद पैदा करता है, और समाज को एक उन्नत समाज और मजबूत सुदृढ़ समाज बनाए। इसलिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की बहुत आवश्यकता है। आज जो हमारे शिक्षा का मौलिक अधिकार है वो सिर्फ 9वीं तक की शिक्षा को ही इसके मौलिक अधिकार मानते हैं, लेकिन 9वीं तक के शिक्षा ग्रहण कर कोई भी युवा जो है और समाज का कोई भी व्यक्ति मजबूत नहीं हो सकता। वो एक नौकर बन सकता है, और अच्छा नौकर बस। इसलिए इस इसको रीडिफाइन करने की आवश्यकता है, इसलिए उस मुद्दे को उठा रहा हूँ। दूसरा मुद्दा है स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार। स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार जो है, इसमें मेरा मानना है कि जितने भी इस देश में आज गरीबी आप देख रहे हैं, गरीबी में सबसे बड़ी वजह और कंट्रीब्यूटर जो है वो स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं नहीं उपलब्ध का अभाव जो है वो है। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों को देखें तो हमारे देश में हर साल 5 करोड़ आदमी इसलिए गरीब हो जाते हैं क्योंकि वो किसी न किसी, वो या उनका परिवार किसी न किसी बीमारी की चपेट में आ जाता है। और 5 करोड़ गरीबी अगर दूर करनी है तो इसके ठीक रिवर्स, यानी इसको रिवर्स करने के लिए कोई न कोई उपक्रम लाना होगा। अगर आप हमारे देश के आम आर्थिक स्थिति को का आकलन करें तो आप पाएंगे कि 90-95% इस देश की आबादी जो है वो पूरे जीवन भर अपनी कमाई अगर सेव करता है, सेविंग जमा करता है, तो उसमें मैक्सिमम सेविंग 5 लाख तक कर पाता है। 90-95 की प्रतिशत की बात कर रहा हूँ, 5-10% की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिस उम्र में वो इतना कर पाते हैं सेविंग 5 लाख, तब उसकी आयु 50 से 60 हो जाती है, और इस समय उनके पास 3 चुनौतियां खड़ी होती है। एक बेटी है तो शादी करने के लिए है, इसमें भी डॉरी प्रथा जो है सबसे निरंकुश और निंदनीय प्रथा है। इस पर हमारी लड़ाई भी आज के समाज भूल गई है, इस पर करना चाहिए लड़ाई। युवाओं को खासकर इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी है, जो हमने आपको बताया कि बच्चे बेटे भी बड़े हो गए हैं, अब उनको भी कोई न कोई पढ़ा लिखा है, उसमें तो खर्च गया ही गया, अब उनका कोई जुगाड़ भी भिड़ाना है को आगे जीवन जो है एक जी पाए। और उसी समय आपको, यानी 50-60 की आयु में कोई न कोई बीमारी आपको ग्रसित कर लेती है। हर तीसरा व्यक्ति तो हृदय के ही बीमार होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और खास करके पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन काल में तो ये और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया। पहले तो हर तीसरा होता था, अब तो हो सकता है हर दूसरा भी हो जाए, तो अतिउत्सुक्ति नहीं होगा, आप चलते फिरते लोगों की मौतें हो रही है। तो आप बहरहाल जो भी होगा, आपको अस्पताल जाना होगा इलाज के लिए, और अस्पताल 2 रास्ते में आपको मिलेंगे। एक है सरकारी अस्पताल और दूसरा है निजी अस्पताल। सरकारी अस्पताल आज के समय में इतनी कमज़ोर है कि सिर्फ 15% लोगों को ही अपनी सुविधाएं मुहैया करवा पा रहा है, और जो निजी अस्पतालें हैं वो 85% लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। आप निजी अस्पतालों में जैसे इलाज हो जाते हैं, 5 दिन इलाज के लिए अगर अस्पताल में भर्ती रह गए तो आपके पूरे जीवन की कमाई चली जाएगी और ज़मीन जायदाद भी बिक जाएंगे। इस समस्या से आप, इसका रिजल्ट क्या होगा, आप सीधे
सांप सीढ़ी के खेल वाले में जैसे 99 पे काटते तो सीधे शून्य, तो विकास की सीढ़ी जो 0 से आपने 5 लाख की सफर की थी वो फिर आप शून्य हो गए, यानी विकास का, हाँ, माइनस में भी हो सकते हैं। ये फिसला फिसली विकास है, मतलब आप आगे जा ही नहीं सक रहे हैं, आगे जा रहे दलदल में, जितना आगे जाना चाह रहे हैं उतने उसी दलदल में और अंदर घुसते जा रहे हैं। तो निकालने के लिए जो एक हाथ पकड़ के बाहर निकालने का जो रास्ता मुझे समझ में आता है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी लगता है, वो ये है कि स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार जब हम कह रहे हैं तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी वाली काम नहीं कह रहे हैं हम। और आज का आयुष्मान भारत जो है हम लोग की ही हालांकि देन है। जब हम लोग स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की क्रांति शुरू किए थे तो सरकार ने इम्प्लीमेंट करने के लिए आयुष्मान भारत का एक झुंझुना दिया, मैं कहता हूँ। और झुंझुना इसलिए कह रहा हूँ कि 5,000 करोड़ से आप 140 करोड़ देशवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकते। इसीलिए हमको उससे अलग इतर एक मॉडल देना होगा, जिसमें कि चाहे केंद्र हो या राज्य अपने कुल बजट का 10% हिस्सा स्वास्थ्य और शिक्षा में इन्वेस्ट करे, खर्च करे। और ये जो पैसा सरकार खर्च करेगी ये हमारा पैसा होता है, टैक्स पेयर का पैसा होता है, किसी भी राजनेता का पैसा नहीं होता और किसी भी पूंजीपति का पैसा नहीं होता। ये पूरे देशवासियों के टैक्स पेयर का होता है। दूसरी बात, हर व्यक्ति टैक्स पेयर है, सिर्फ इनकम टैक्स पेयर ही टैक्स पेयर नहीं है। दूसरे टैक्स पेयर को टैक्स पेयर ना, हाँ, दूसरे टैक्स पेयर को टैक्स पेयर ना कहना ये उनके लिए अपमानित करने जैसा है, क्योंकि सभी आदमी टैक्स देते हैं और आम आदमियों को मूर्ख बनाकर उसका शोषण करने जैसा है। मेरा कहना है कि अगर आप 100% टैक्स में 10% स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के लिए दे दें और 100% अगर शिक्षा के मौलिक अधिकार को दे दें, तो अगले 15 से 20 साल में इस देश में कोई भी गरीब नहीं होगा। और इस क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर के बाद समाज जो है बहुत ही रैपिडली आपका ग्रो करेगा। भीख मांगने वाला समाज पैदा नहीं होगा। यानी ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट या हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट का मॉडल है। आपका जो अभी का मॉडल है जो वर्तमान में चल रहा है, जो 90 के दशक से शुरू होकर अभी चरम के ऊपर 10 सालों में पहुंच चुका है, वहाँ विकास जो है इस तरह से घूमता है, सर के ऊपर चक्कर लगाता है। यानी कि टॉप पे कुछ लोग हैं, जहाँ नेता और पॉलिटिशियन हैं जो आपस में साठगांठ करते हैं, जिसको भ्रष्टाचारी पूंजीवाद कहते हैं, जिसका कि अभी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में इसका नंगा नाच देखा आपने। तो नेता पूंजीपति बनाते हैं और पूंजीपति नेता बनाते हैं, और आप इसको बादल जो ऐसा है जो ऊपर में है सर के, कभी बरसता नहीं है, बूंदे कभी नीचे नहीं आती और वहीं पर अटका रहता है। सिर्फ वहीं पे अटका रहे तब भी ठीक है। ये तो सक्शन मशीन की तरह है। हम कहते हैं कि नीचे आने के बदला ऊपर, मतलब ऊपर से नीचे आने के बदला वो बूंदे, उसको नीचे जो बूंदे हैं उसको भी ऊपर खींच ले रहा है, मतलब वो सब बादल जाके बन जा रहा है और आपके पॉकेट से सारा पैसा उड़ उड़ के उस बादल में समा जा रहा है। तो इसलिए उस बादल को तोड़ने से, उस बादल को अगर नहीं तोड़ेंगे तो अभी तो एक 80 करोड़ को आप कटोरा थमाए हुए हैं, और आगे जो है 139 करोड़ के हाथ में ये कटोरा बहुत जल्दी जाएगा। हो सकता है उसके बाद और बढ़ के कितने के पास जाएगा ये नहीं पता। तो उसको तोड़ने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार की लड़ाई और उस पर फोकस सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब ये था राष्ट्रीय मुद्दा जो सबों के लिए है, जो इस आंदोलन की मुख्य पृष्ठभूमि है, जो हमारी 1.5 दशकों की लड़ाई है। इस समाज को एक नए उन्नत समाज और मजबूत समाज और इस राष्ट्र को एक उन्नत राष्ट्र बनाने की जो हमारी सोच है, उसकी एक वानगी है। उसके बाद जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ एक कुलपति जी हैं जो गुजरात से आए हैं, और उनका गुजरात मॉडल ये है कि वो किसी भी देश के संविधान, कानून, कायदे को नहीं मानते जी। और उनको जो मन होता है वही कानून, मतलब मैं जो कह रहा हूँ यही कानून है और वैसा ही मैं कार्य करूँगा। तानाशाही जैसा। तानाशाह। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चलाने के लिए जो कोई भी कुलपति जी के लिए सबसे पहली चीज़ें होती है कि आपको एग्जीक्यूटिव काउंसिल नाम की एक कमेटी होती है जिनका गठन करना जरूरी होता है। इन्होंने इनका गठन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये तानाशाह के ऊपर निरंकुश पैदा करेगा। अगर तानाशाह के ऊपर निरंकुश नहीं रह के उसको अंकुश लगाएगा, तानाशाह को कंट्रोल करेगा, तो कंट्रोल सिस्टम को सबसे पहले उन्होंने खत्म किया। जानबूझकर निरंकुश शासन को बनाए रखने के लिए उन्होंने यानी घोड़ा घास खाने के लिए, मतलब घोड़ा घास खाने के लिए लगाम खा गया।
और उसके बाद जो है आराम से बगल में जहाँ मन होता है हरी हरी घासें जहाँ दिखते हैं वहाँ चढ़ना शुरू कर देता है। तो इसमें ये है कि अभी 1,000 करोड़ जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस यानी कि इसको बेहतर विश्वविद्यालय बनाने के लिए सरकार द्वारा फंड मिले, उनको इन्होंने खा पका कर समाप्त कर दिया। वो क्या क्या है उन्होंने कि अपने जो इनके जितने भी मित्रगण थे उसमें 35-40 लोगों को इन्होंने अपना एडवाइजर बनाया। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं होता है कि बहुत सारे एडवाइजर हैं, हम करें भैया यहाँ तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ तो सभी विद्वान लोग जितना चाहे जिस टाइप के चाहे फ्री का एडवाइजर यहाँ मिलता है। हर डिपार्टमेंट के मिल हर जाएंगे। डिपार्टमेंट के हर टाइप के जितना टाइप का मतलब 150-200 टाइप तो यहाँ अलग अलग विधा है नहीं है। जो कमी है बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज है उससे मतलब 150-160 तो यहाँ है, बाकी बगल वाले हैं। जितना चाहिए सब टाइप के यहाँ एडवाइजर हैं और फ्री में एडवाइजर है। वो एडवाइजर अपने रिश्तेदारों नातेदारों को क्यों घुसा रहे हैं, वो भी बिना एडवर्टीजमेंट एंड रिक्रूटमेंट रूल के फॉलो किए हुए, यूजीसी नॉर्म का धज्जियां उड़ा के, आयो ग्रांट जिससे आया है उसकी धज्जियां उड़ा कर, और आपने पूरे के पूरे धन को आप लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने मित्रों में बांट रहे हैं। यही निर्धारित करते हैं कि किसकी सैलरी कितनी होगी। जैसे राजा वजा नहीं होते थे, कौन आया कौन से मतलब लोकतंत्र मतलब संविधान जो है बीएचयू एक्ट और इंस्टीट्यूट की तो कोई सम्मान ही नहीं है इसके लिए कि रिक्रूटमेंट करना है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, उसमें जो मजबूत अच्छे कैंडिडेट होगा उसका सिलेक्शन होगा। ये सब चीज़ें यहाँ अब खत्म हो चुकी है। अब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है डॉक्टर सुधीर जैन साहब की, जिनको चाहता है रखते हैं, जितना धन होता है मन होता है उतना देते हैं। ये कह सकते हैं कि उनका वही राजा वही मंत्री। हाँ वही राजा उनके मंत्री, 35 साल जो बताया मैंने वो मंत्री हैं, वो उनके सो कॉल्ड एडवाइजर जो मंत्री हैं वो, और वही चला रहे हैं इस सत्ता को। मतलब इस टाइप के अद्भुत चीज़ें आप इस आज़ाद भारत में तो कहीं नहीं देख पाएंगे। तो उसके बाद उसके बाद क्या करें, उससे भी जब उनके पैसे से मन नहीं भरा तो यहाँ के पेड़ों को काट कर बेचना शुरू कर दिए। वो भी बहुत ही बेशकीमती पेड़, यहाँ पर जो हेरिटेज पेड़ है मतलब 100-100 साल पुराने वो पेड़ हैं, और वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा। वो रोड के किनारे से पड़ा हुआ है, वो भी बच्चों के स्कूल के सामने के पेड़ जहाँ की छोटे छोटे बच्चे आते हैं, आज धूप में 40-43 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर में बिलबिला रहे हैं, वो उनको खड़े होने की जगह नहीं है, वो जल रहे हैं, वो लू लग जा रहा है उनको। उन पेड़ों को काट दिया जिनका कोई तुक नहीं बनता और उनको बेच लिया पैसों के लिए। बहुत ही गलत चीज़ है ये और घोर निंदनीय है। उसके बाद जो है एक वो यहाँ पर अस्पताल में अब आते हैं हम लोग। अस्पताल के अंदर उन्होंने एक मेडिकल स्टूडेंट साहब को बना कर रखा है। वो उनके बहुत ही प्यारे हैं, मतलब इतने प्यारे हैं कि उनके लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और इतने प्यारे क्यों कोई होते हैं आप समझ सकते हैं कि जब तक इतना उनका जो उनका हाँ फायदा ना हो अपने लिए तब तक तो कोई इस तरह से बना कर रखता है। मतलब उनको बनाने के लिए वो सारी और धज्जियां उड़ा दी कानून की। ये व्यक्ति जो जिनका नाम प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता जी है, ये लगातार 3 साल से ज़्यादा समय से मेडिकल स्टूडेंट बने हुए और इनकी नियुक्ति हुई थी तत्कालिक नियुक्ति, टेम्पररी अपॉइंटमेंट, जो कभी भी तत्काल प्रभाव से खत्म की जा सकती थी। लेकिन और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कोई भी अधिकारी 3 साल से ज़्यादा नहीं रहते हैं। जैसे वीसी है 3 साल के लिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल 3 साल के लिए, डीन साहब 3 साल के लिए, एचओडी कोई 3 साल के लिए। लेकिन साहब हैं जिनकी टेम्पररी नियुक्ति हुई वो 3 साल क्या, अभी 3 साल तो मई 5 मई को पूरा कर चुके हैं। आज 23 दिन उसके बाद भी बने हुए हैं। मैं एक दिन भी एचओडी बाद या कोई भी एचओडी एक दिन के बाद नहीं रह सकते। वीसी साहब कोई 3 साल के बाद नहीं रह सकते। लेकिन वो हैं कि जाने का नाम ही नहीं देते। अब वो हैं कौन, इसके लिए आपको 2016 में उनके कुकर्मों के पास ले जाना होगा। वो एक अपराधी व्यक्ति है जो इतना नीच है कि जो ब्लड बैंक होता है ना, ब्लड बैंक, उसमें ये इंचार्ज थे। वो भी जबरन इंचार्ज, जैसे जमीन उमीन गुंडा कैप्चर नहीं कर लेता उस तरह से ब्लड बैंक के विभाग को कैप्चर कर लिया था ये। और इनको किसी ने अपॉइंट नहीं किया था, खुद अपने आप को अपॉइंट कर लिया था ये वहाँ। मतलब अद्भुत है ना वो। अपना बयान दे दिए कि मैं आज नहीं से। बयान नहीं, जबरदस्ती कैप्चर कर लिया, कहा ये मैं इनका इंचार्ज हूँ। मतलब कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं, जैसे मन हुआ वैसे उनको चला रहे थे। तो ये जो बच्चे 653 यूनिट ब्लड लोग जो जान चली जाती है जिनकी खून के अभाव में, उनको मानवता के हिसाब से उन्होंने दिया था दान, और उनको इन्होंने बेच डाला।
इनता का आप एक इमेजिनेशन करिए, 653 यूनिट ब्लड, एक दो नहीं, 653। और इसके बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने इन पर एक जांच कमेटी बिठवाई और उसमें ये पाया गया कि ना सिर्फ ये इलीगल कैप्चर किए हुए हैं बल्कि ब्लड बैंक को बिना लाइसेंस के चला रहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तीसरी बात, इनकी योग्यता नहीं है ब्लड बैंक का इंचार्ज बनने का। ब्लड बैंक का इंचार्ज पैथोलॉजी के प्रोफेसर हो सकते हैं, ये मेडिसिन के प्रोफेसर थे। उसके बाद क्या है कि लाइसेंस के लिए वो जो अप्लाई किए थे ब्लड बैंक के लिए, उसमें भी बहुत डाउट थे, लेकिन जिनका नाम उन्होंने फॉरवर्ड किया था वो पैथोलॉजी के प्रोफेसर थे, जिनको पता ही नहीं था उनका नाम किया है, यानी कि नामों का दुरुपयोग किया, यानी 420 फ्रॉड किया उन्होंने। इन सब आरोपों में इनके ऊपर कार्रवाई की, संस्तुति की गई कमेटी द्वारा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सत्यापित अपराधी हैं। और उसके बाद उस समय पहले उनको उस समय भी मेडिकल स्टूडेंट थे, उसे हटा दिए गए थे और फिर ब्लड बैंक इंचार्ज से भी हटा दिए गए थे। लेकिन भाई साहब कहाँ मानने वाले, इनकी तो महिमा ही अपरंपार है। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद क्या किया इन्होंने, सुन लें तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि फिर 6 महीने के बाद ये इमरजेंसी के इंचार्ज बन गए, क्योंकि वहाँ इमरजेंसी में दवाइयाँ ज़्यादा आती रहती हैं और किसको लगा किसको नहीं पता नहीं, वहाँ के इंचार्ज बन गए। लेकिन वहाँ पर भाई पहले से तो अपराधी व्यक्ति हैं, वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ को थप्पड़ मार दिया उन्होंने, फिर बवाल हो गए। अब फिर इनको बाहर जाना चाहिए था, ब्लड बैंक में भ्रष्टाचार के लिए भी इनको नौकरी से निकाला जाना चाहिए, नहीं निकाले। यहाँ थप्पड़ मारा, इसके लिए भी इनको निकालना चाहिए, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। यहाँ से थप्पड़ मारने के बाद निकालने छोड़िए, प्रमोट कर दिए गए, बड़ा रोल दिया गया कि थप्पड़ मार के बड़े हो गए। हाँ, और उसके बाद जो है ये कोविड आ गया था तो कोविड के नोडल ऑफिसर बना दिए गए। अब कोविड में भी बहुत अनअकाउंटेड मनी था, जहाँ तहाँ से आ रहे थे, ग्लव्स, मास्क, वेंटिलेटर और रेमडेसिविर, बहुत सारे दवाई आ रही थी। अनअकाउंटेड मनी कहाँ कहाँ गया, वो तो पैसा ही कलेक्ट करने में रह गए, लेकिन मरीज बेचारा की जाने लगे। फिर वहाँ बवाल हो गया, मरीज एक दो कूद गए खिड़की से वहाँ, फिर आगे बवाल हाहाकार मच गया। तो इनको लगा कि ये तो बड़ा ही योग्य आदमी भाई, इसको अब ज़्यादा बड़े भूमिका देना चाहिए। अब इनको फिर से मेडिकल सुप्रीटेंडेंट बना दिया गया। ये अद्भुत विश्वविद्यालय है और अद्भुत, आपने सुनी होगी किस्से कहानियों में, ये सब सच्चाई बता रहा हूँ आपको, यहाँ चल रहा है ये सब। और उसके बाद मेडिकल सुप्रीटेंडेंट बनने के बाद आज 3 साल हो गया, उसके बाद भी कायम है। अब हाँ, बाद भी 23 दिन ज़्यादा हो चुका है और आमरण अनशन का पहली जो बिंदु है, इनको हटाना ही है। प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता एक भ्रष्ट अधिकारी को बाहर निकालिए और इनको नौकरी से निकालिए, एसआईटी गठित कर इनकी जांच कराइए, ये है पहली मांग। और उनके सारे भ्रष्टाचार किए हुए को उजागर करके बाहर निकालिए। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं कि साहब यहाँ पर जितने भी जो सरकारी चीज़ें हैं उसको निजीकरण कर रहे हैं उनका। तो जैसे किसी को ब्लड बैंक ये किसी को ब्लड जांच कर दे दिया, एक अपने जानने वाले थे, उनको इन्होंने पीओसीटी नाम की कंपनी है जो टेंडरिंग रूल को वायलेट करके उनको दे दिया। उसके बाद किसी को सिटी स्कैन, किसी को कुछ ऐसे ही, किसी को दवा की दुकान, ऐसे बांट रखा उन्होंने, आवंटित कर रहे हैं अपने जी हाँ, अपने, जिससे में कि उनको धन आराम से मिल पाए और चलता रहे उनका वह। उसके बाद ये जो साहब ये अद्भुत और हैं कि ये फ्लोर, मार्बल के फ्लोर में टाइल्स लगाते हैं ऊपर से और ग्रेनाइट लगाते, ये सब अद्भुत चीज़ें करते हैं, मतलब बहुत ही करिश्माई टाइप का आदमी है ये। हाँ, और इसके बाद ये करिश्माई तो ठीक है, लेकिन मरीजों के बहुत बड़े हमेशा से दुश्मन रहे। फिर से चूंकि 15-16 में मैंने इनको हटवाए थे, उनकी खुन्नस मेरे से थी, लेकिन निकालने लगे आम मरीजों से। आम मरीजों से क्या किया कि हृदय विभाग जो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, आज नंबर 1 किलर है पूरे देश में, हर तीसरा व्यक्ति आज हृदय की बीमारियों से जाने गंवार है। ये उस विभाग को नए निर्मित भवन, एक सुपर स्पेशलिटी भवन का निर्माण हुआ था जो स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार की लड़ाई, और यहाँ एम्स बनाने और बाहर वो तो बना रहे, ये जब एम्स लाइक हुआ तो बाहर में हमने एम्स बनाने की मांग उठाई थी, जो मोदी जी अभी तक 10 साल बीत गए प्रधानमंत्री होते हुए नहीं दे पाए। तो जो उसका जो हिस्सा यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी भवन के रूप में एक बना था अंदर के एम्स लाइक में, उसमें हृदय विभाग को एडिशनल 41 बेड मिले, पुराने में 48 था, तो दोनों को मिला के लगभग 89 बेड मिले। अब
89 बेड अलग-अलग भवन में थे, लेकिन इन्होंने नए भवन में जो 41 मिला था, उनको ताला लगा दिया डिजिटली, कहा ये मैं आपको नहीं दूँगा और तब दूँगा जबरन, मतलब गुंडा तो है ही है पहले से, और 48 जब आप छोड़ेंगे तब मैं 41 दूँगा। यानी कि पुराने वाले को छोड़ेंगे तब नया वाला नया मिलेगा। वाला में जाएँगे और आपका 48 मैं सीज कर लूँगा, वो नहीं दूँगा आपको। मतलब सेवाएँ, मरीज जो है, जब मैं उस समय जब 48 बेड थे तो हमारे पास 400 मरीज 1 महीने में आते थे। अब रोज़ 400 आ रहे हैं। 25 से 30 गुना बढ़ गए मरीज के लोड। लेकिन ये कह रहे हैं कि सेवाएँ 58 से 48 से 41 होना चाहिए, क्योंकि आपको पहले से बहुत है, अब उसकी ज़रूरत नहीं जहाँ है आपको। बढ़नी चाहिए वहाँ वो कम करते जा रहे हैं। मानसिक रूप से विकलांग ही व्यक्ति ऐसा निर्णय ले सकता है, जहाँ का हर तीसरा व्यक्ति अगर हृदय की बीमारियों से मर रहे हैं, तो अस्पताल का हर तीसरा बेड भी हृदय की बीमारियों के लिए होना चाहिए। यानी 2500 का अस्पताल है तो 850 850 बेड होना चाहिए, और ये हमारे 48 बेड को 41 बेड करके गुंडागर्दी कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को मानसिक अस्पताल के साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए सलाखों के अंदर डाला जाना चाहिए। वो व्यक्ति बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जबरन गंडी करके और उसके बीसी साहब के इलीगल समर्थन से बना हुआ है, और मरीजों की 35,000 मरीजों को पिछले इनके कुकर्म से मतलब लोगों की 35,000 लोगों को बेड नहीं मिला, और हजारों लोगों की जानें चली गई बिना इलाज के, जिनको की बचाई जा सकती थी, और बाकी जो प्राइवेट में गए हो इलाज के, उनका शोषण होके वो गुलाम गरीब तो अलग चले बन गए। इस सब के बावजूद जब बहुत सारे आवाज़ उठाई, तो अगस्त 2023 में एक कमेटी बनाई गई, और उन्होंने अक्टूबर 2023 में रिपोर्ट दी कि हृदय का विभाग अलग अलग जगहों में ना चलकर अब एक जगह चलेगा, और नई बिल्डिंग सुपर स्पेशलिटी भवन में, ताकि मरीजों को, डॉक्टरों को काम करने में आसानी हो और सुविधा आसानी से मिले। तो उसमें कहा गया कि चौथा तल्ला जो नए भवन का वो पूरा, और आधा 5वां तल्ला जो है हृदय रोग विभाग को दिया जाए। ये कमेटी रिकमेंडेशन की, जिसमें कि एक रिप्रेजेंटेशन उसके भी थे, एक मैं भी था, और 3 डिफरेंट थे। मेजोरिटी से ये निर्णय हृदय विभाग के पक्ष में हुआ। उसके बाद ये निर्णय ये चिकित्सा अधीक्षक ने मानने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं मानता ये निर्णय को। उसके बाद क्या हुआ कि 5 महीने बीत गए, मैं लेटर लिखता रहा, कभी वीसी साहब को, कभी रजिस्ट्रार साहब को, कभी डीन को, कभी डायरेक्टर को, कभी इनको नहीं मिला। तो फिर मार्च में मैंने एक नोटिस दिया कि मैं 8 मार्च से आमरण अनशन करूंगा। जब मैंने ये नोटिस दी तो डायरेक्टर साहब और डीन साहब एक्शन में आए, और उन्होंने कई 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 जो है वो चलने लगी, कई रूप की कई वार्ता हुई हमारे इनके साथ, और मीटिंग हुई, और फाइनली 8 तारीख यानी 8 मार्च 2024 को रिजॉल्व हुआ कि जो कमेटी का रिकमेंडेशन है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। अब कमेटी को रिकमेंडेशन को फॉलो किया जाना चाहिए, ये रिटर्न रूप में उन्होंने मुझे लिख के दे दिया, जो अभी भी हमारे पास है, और ये दूसरे दिन से यानी इमीडिएट इफेक्ट नेक्स्ट डे 9 तारीख से लागू होना था। फिर 1 हफ्ते बीत गए, फिर इन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता आपको, मतलब अपने सीनियर के डीन डायरेक्टर जो उनके सुपीरियर है उनको बोला, उनके आदेश नहीं मानता, आई एम द डॉन, आई एम द बॉस, समझ गए। तो फिर 1-2 हफ्ते और हो गए, हमने लेटर लिखा, कुछ नहीं किया, फिर 2 हफ्ते बीत गए, फिर हमने रिमाइंडर दिया। फिर उसने क्या किया, जो 2-2.5 साल से हमारे बेड को बंद करके रखा था, वो किसी और विभाग को दे दिया, जिसको डायरेक्टर साहब ने दिया था। यहाँ ये जानने की बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्टर जो होते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी जो बेड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनका चेयरमैन होता है। कौन? मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर के गुप्ता नहीं, डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, और उन्होंने हमें दिया था वो बेड, और एमएस को बेड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि ये जबरन पहले तो अपने सीनियर के आदेश की अवहेलना की, फिर उनके आदेश के विरुद्ध आदेश पास किया, जो दोनों ही अपराध है, और दोनों में ही इनको नौकरी से निकाला जाना चाहिए। लेकिन ये है कि चलता रहा और कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अल्टीमेटली हमने आमरण अनशन के लिए नोटिस दिया 2 मई को, और 11 मई से आमरण अनशन पर बैठना था, जो अभी भी आपके सामने हो। 18 दिन बीत गए हैं, और सभी अपने अपने काम में मस्त हैं। उनको मरीजों की रोज जाने वाली जान या भ्रष्टाचार और
कुलपति जी जो कर रहे हैं नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सभी मिलकर उड़ा रहे हैं। कोई वार्तालाप की चांस नहीं दिखा जी, जो अब बाद में इसमें वार्तालाप में समस्या ये है कि सबके विरुद्ध सबूत है आधिकारिक पेपर, तो वार्तालाप तो करना नहीं है, सिर्फ यही करना है। मांग मेरी सिर्फ ये है, जस्ट फॉलो द रूल। एक लाइन की मांग है कि कानून का अनुपालन करे, और वो कानून क्या है? कानून ये है कि हृदय रोग विभाग को जो कमिटी द्वारा और दिया गया बेड, जिसको कि डायरेक्टर और डीन साहब के ऑर्डर द्वारा पास किया गया है, उसको लागू करे। अब लागू करने के लिए 18 दिन आमरण अनशन करना पड़ेगा कि ये नैतिक जिम्मेदारी है अधिकारियों की। नहीं लागू करना चाहिए। और दूसरी मांग है कि एक अपराधी जिसको चिकित्सा अधीक्षक नहीं होना चाहिए, अगर आपने बनाया तो वो भी तत्कालिक है, जिसको कभी भी हटाया जा सकता है। और तीसरी कि वो अभी भी अपराध कर रहा है और गुंडागर्दी कर रहा है उस पद पर बैठकर किसी गुंडे की तरह, और वो अपना 3 साल से ज़्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुका है। अब उसको क्यों बना कर रखा है? किसी के पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ गुंडागर्दी चल रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। सर राजनीतिक परिदृश्य भी है क्या? कोई भी आदमी अगर ये ऐसा गुंडागर्दी कर रहे हैं खुलेआम, जैसे वाइस चांसलर साहब नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और बेखौफ कर रहे हैं, तो कहीं ना कोई तो संरक्षण होगा ही। और वो भी गुजरात से आया है, वो मामूली आदमी थोड़ी है। इनडायरेक्ट वे में कुछ बातें हैं। एक आखिरी सवाल है, आप विभाग के अध्यक्ष हैं और आप डॉक्टर भी हैं, तो 18 दिन से आप अनशन में हैं, तो आने वाले जो मरीज हैं उनको कैसे हैंडल किया जाता है? आप आए होंगे तो शायद देखे भी होंगे, अभी भी हमारे पास सारे पेशेंट आते हैं इसी कमरे में जहां मैं रह रहा हूं लगातार 18 दिन से। रोज़ मरीज देखता हूं, रोज़, क्योंकि ऑफिस है मेरा तो सारी फाइलों का काम करता हूं। और पहले मेरी ड्यूटी 8 घंटे की होती थी, अब लगातार 24 घंटे उपलब्ध हूँ आंदोलन में। इसलिए मेरे विरुद्ध इनको कोई सबूत भी नहीं मिल रहा है, तो करे तो क्या करे? जबरन उन्होंने मेरे जब मैंने इनके ऊपर बातें निकालनी शुरू की, तो एक हेड से हटाने का इन्होंने नोटिस मेरे मेरे खिलाफ में जारी किया। तो मैंने कहा आधार क्या है उसका? आप करो मैं अनअवेलेबल हूँ, मैं तो 24 घंटे हूँ अवेलेबल, सातों दिन अवेलेबल। मैं तो संडे को छुट्टी रहता है, मैं संडे को भी अवेलेबल हूँ। मेरी ड्यूटी 8 घंटे, मैं सुबह दोपहर शाम रात हर समय उपलब्ध हूँ। हाँ, मैं अनुपलब्ध कैसे हूँ? आप ऑफिशियल रिकॉर्ड देख लो, सारे ऑफिशियल में मेरे साइन है, रोज साइन कर रहा हूँ। तो पूरा फ्रॉड है। कहने का मतलब अपराधी को संरक्षण और कोतवाल को जेल और सजा, इसके आधार पर चल रहा है गुंडागर्दी। ये सब हो रहा है प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जी। और इन सब के ऊपर चुनाव भी चल रहे, इतने लोग आ रहे हैं, आज भी बहुत लोग आए। अभी कुछ देर पहले राहुल जी ने मुझे कॉल किया था, राहुल गांधी जी ने जी, और वो जानना चाहे थे कि आखिर क्या चल रहा है। तो ये सब बातें मैंने उनके संज्ञान पे भी दी। भूपेश बघेल जी आए थे दिन में, उनको भी बताई, और भी बहुत सारे लोग अपना समर्थन इस मुद्दे के साथ दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज नहीं कल जो समस्याएं हैं उसका कुछ ना कुछ समाधान होगा। और मैं तो प्रधानमंत्री जी को बोला है, लगातार लिख रहा हूँ पत्र, उनको बोला भी है कि मैं आपके संसदीय क्षेत्र का एक नागरिक हूँ, आप वोट मांगने ही मेरे पास आ जाइए और मेरी सुन लीजिए। आपने इन लोगों के तो, ये लोग तो जाके आपको सुना ही दे रहे हैं जो सुनाना है। चूँकि मुझे दुख है, मेरे मरीज जो हैं उनकी जानें जा रही हैं, मानवता मेरी जो है आंदोलन को आतुर हो जाती है कि उनकी जानें जा रही, कैसे बचाई जा सकती है। लगातार 50 पत्र इन लोगों को लिख चुका हूँ, आपको भी लिखा था। एक नहीं बते कोई बात नहीं, आपने नहीं सुना समझा, लेट हो गई कोई बात नहीं, अब आ जाए 5 मिनट मेरे साथ मिल ले, मेरी भी सुन ले। आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं उठ के चला जाऊँगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ उसके लिए मेरे पास सबूत है तो उस पर कार्रवाई करें। और अगर नहीं करेंगे तो चुनाव अभी चल ही रहा है। आम जनता, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे भी चाहने वाले बहुत सारे मरीज हैं, वो भी वोटर हैं। उनसे वो अगर मुझसे भावनात्मक, जैसे बहुत सारे फ़ोन करते हैं और रो रहे हैं, मेरी जीवन की उनको चिंता है, तो वो भावनात्मक रूप से अगर आपके विरुद्ध वोट करते हैं तो वो नुकसान आप ही को होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बनारस है, यहाँ पे साहित्य में कबीरदास और प्रेमचंद ने सत्य को साधा है। सत्य को साधते हुए हरिश्चंद्र घाट भी यहाँ पे है, सत्यवादी हरिश्चंद्र जी के नाम पे। और सत्य की लड़ाई करते हुए यहाँ पे डॉक्टर ओम शंकर जी आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई सत्य की है। जो भी बातें हैं
कोरोना काल में आप सब लोगों ने देखा कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री लोग बेड पाने के लिए प्रयास कर रहे थे, फ़ोन करवा रहे थे, और ये लड़ाई बेड को बढ़ाने को लेके है, जो कि नहीं पूरी हो पा रही है। और भी इसके लिए बहुत सारे मुहिम हमने भी चलाई है पूरे देश के लोगों को जागरूक करने के लिए, सेल्फी विद बेड। यानी कि इस देश के जितने भी नागरिक हैं वो अपने अपने घर में अपने बिस्तर पर बैठें और एक बिस्तर के साथ अपना सेल्फी लें और उसको प्रधानमंत्री जी के साथ ट्विटर पर टैग करें और ये कहें कि इस देश में जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसमें लाखों लोगों को हर साल बेड नहीं मिलता है। मेरी भी बारी कभी आएगी, आप बेड बढ़ाइए और बजट को बढ़ाइए, अपने स्वास्थ्य बजट को 10% बढ़ाइए। हो सकती है अगली सरकार फिर आपकी आ जाए या दूसरे जिसकी भी आए, वो पक्ष और विपक्ष राहुल जी को भी टैग कर दीजिए, दोनों को पता चले कि इस देश में स्वास्थ्य की सेवाएं कितनी बदतर है और उसको बेड की समस्या बढ़ानी क्यों आवश्यकता है। क्योंकि आपने सही कहा कि कोविड को एक बार याद करिए कि बेड कितना महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। तो सत्य की लड़ाई है छात्रों का और सहयोगियों का, जो साथ में काम करने वाले या पढ़ाने वाले या डॉक्टर लोग हैं, सबका समर्थन प्राप्त है। छात्र जो है कि जुलूस भी या निकाले सर के साथ। पीछे आप देखेंगे जो मांग है वो लिखी गई है, बाकी विस्तार से सारे मुद्दों पर बात हुई है। पर अब तक 18 दिनों के 18 दिन हो गए अनशन करते हुए, लेकिन अभी कोई भी वार्तालाप या कोई भी मांग या वाइस चांसलर जी मिलने तक भी नहीं आए कि मिलने क्या बात है। उन्हीं के हॉस्पिटल में उन्हीं के विभाग के अध्यक्ष यहाँ पे अनशन कर रहे हैं, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मेरा आग्रह है कि अगर ये वीडियो यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं वहाँ तक पहुँचे, या जिनके पास भी पहुँचे, यहाँ पे एक ट्विटर पे एक्स पे एक ट्रेंड भी करवाया जा रहा है कि हंगर स्ट्राइक डॉक्टर ओम शंकर BHU। आप इसमें अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हैं, आप सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तो आप इसमें अपनी सहभागिता दीजिए और जो सच है उसके साथ आप खड़े होइए।